हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सब बढ़िया? तो शुरू करते हैं जी आज का क्लास। हाँ जी बच्चे, ध्यान से समझेंगे। तो पिछले क्लास में वी स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग का बेनिफिट क्या है, अदर अदर पार्टीज जो भी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट का क्या बेनिफिट है, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑडिट के बेनिफिट में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। तो सर क्या ऑडिट का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है? क्योंकि ऑडिट का तो हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारा एडवांटेज है जी। नहीं बच्चे, ऑडिट के भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। ये अलग बात है कि ऑडिट के इतने ज़्यादा फायदे हैं, इतने ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं कि उसके चलते हम लोग ऑडिटिंग के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं बच्चे, और ज़्यादा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जी बच्चे, ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इंपॉर्टेंस किस चीज़ का है जी बच्चे? इंपॉर्टेंस इस बात का है कि एडवांटेजेस ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो उसी कंटेक्स्ट में व्हाट आर द लिमिटेशंस और यू कैन से व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले देखेंगे बच्चे, डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो इन्होंने कहा द ऑडिट में नॉट गिव कंप्लीट पिक्चर if the accounts are prepared with the bad intention and for that fraud is committed, auditor may not be able to fully unearth them। अगर मान लीजिए कि जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जैसे बीइंग एन ऑडिटर, सिंपल वर्ड्स में, प्रोसेस तो अभी ऑब्वियसली हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक क्लासेस कर रहे हैं। तो ऑडिट के बारे में सिंपल, अगर मैं कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहा हूँ तो फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जो जो एक्सपेंसेस आपने दिखाए हैं, ऑडिटर का काम क्या है जी बच्चे? चेक करना कि वो सारे एक्सपेंसेस जेन्युइन है कि नहीं, फेयर है कि नहीं। उसके लिए ऑडिटर जो है वो क्या करेगा जी? आपने अगर दिखाया है कि मैंने स्टाफ को सैलरी दिया या स्टेशनरी परचेज किया 10,000 रुपीज का, तो ऑडिटर बोलेगा कि उसके सपोर्ट में 10,000 का बिल दिखाइए। अगर हमारा इंटेंशन कंपनी का या कंपनी के जो इंप्लॉइज हैं उनका इंटेंशन पहले से ही है कि हमें फ्रॉड करना है, उनका इंटेंशन शुरू से ही गलत है, तो वो फेक बिल बना के दिखा सकते हैं। अगर वो फेक बिल दिखाते हैं तो ऑडिटर के पास इतना टाइम है कि जिस कंपनी का या जिस दुकान वाले का बिल है उससे जाके कंफर्म करें। ऑडिटर के पास ये भी ऑप्शन है बच्चे, लेकिन हर केस में ये पॉसिबल ऑडिटर के लिए नहीं है। समझ में आ रही बात जी? तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ऑडिट का क्या है? अगर मैनेजमेंट जानबूझ के इंटेंशनली फ्रॉड करता है तो वो जानबूझ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ऐसे तरीके से बनाएगा कि फ्रॉड जो है वो क्या हो जाए जी बच्चे? फ्रॉड को हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके दिखाएं। उस कंडीशन में ऑडिटर के लिए वो गलती, वो फ्रॉड फाइंड आउट करना क्या हो सकता है जी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। समझ में आई बात जी? ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है ऑडिट का। ठीक है जी, कि किस इंटेंशन से मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया है। आगे देखेंगे। Sometimes the auditor has to depend upon explanations, clarifications and informations from staff and client. He may or may not get correct or complete information. ध्यान देंगे जी बच्चे, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा कहां से आया। उस कंडीशन में वो क्या करेगा जी बच्चे? उस कंडीशन में उसका वो एक्सप्लेनेशन जो स्टाफ है, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, उनसे मांगने का प्रयास करेगा। उस हिसाब से क्या हो सकता है, अगर जो स्टाफ है, कंसर्न मेंबर्स हैं, वो लोग अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, उस कंडीशन में ऑडिटर को सही रिपोर्ट नहीं मिल सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है जी? डिसएडवांटेज है ऑडिट का। अंडर लॉ शेयर होल्डर्स अपॉइंट एन ऑडिटर बट इन फैक्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट हिम। अंडर सच सिचुएशन ही मे नॉट बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझेंगे बच्चे। बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली कंपनी के मालिक कौन होते हैं जी बच्चे? कंपनी के शेयर होल्डर्स। लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स इतने ज्यादा होते हैं और इतनी दूर दूर जगह होते हैं कि सारे शेयर होल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट के डे टू डे अफेयर्स को देख सकें। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं जी बच्चे? उसके लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स आपस में ही कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं एज अ डायरेक्टर, और वो जो डायरेक्टर हैं वो क्या करते हैं? वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है जी बच्चे। अब डायरेक्टर ने कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को सही तरीके से मैनेज किया या नहीं किया, सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया या नहीं बनाया, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जी? ऑडिटर की।
तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं। ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं बच्चे, फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें फ्रॉड एरर है कि नहीं। क्लियर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिनके पास जितना ज्यादा शेयर होल्डिंग कैपेसिटी होगा उनके पास वोट करने का अधिकार भी ज्यादा होगा। तो नॉर्मली जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास शेयर होल्डिंग, शेयर का पावर ज्यादा होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी साहब, अकेले मुकेश अंबानी साहब के पास अगर 60% शेयर है तो बाकी लोगों के पास तो 40% ही है। और मुकेश अंबानी साहब जो है वो क्या है, कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। तो अब आप सोच के देखिए, मुकेश अंबानी साहब को जिसको मन करेगा उसी को तो अपना ऑडिटर सेटअप करेंगे। बाकी शेयर होल्डर का तो बहुत ज्यादा मनमर्जी चलेगा नहीं, क्योंकि जब वोट होगी कि किस शेयर होल्डर को रखा जाए तो 60% अधिकार तो मुकेश अंबानी साहब के पास ही होगा। समझ में आ रही बात जी। तो रियल सेंस में देखिए तो ये बोलने वाली बात है कि शेयर होल्डर जो है वो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। कहीं ना कहीं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में डायरेक्टर्स का ही रोल होता है। ठीक है जी बच्चे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर और ऑडिटर में साठ गांठ हो जाए, ये गलत बात। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जा सकता है कि ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल 100% जेन्युइन है, इसकी गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लॉ का ऑडिट का क्या है बच्चे, लिमिटेशन है। आगे, ऑडिटिंग इज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। 31 मार्च तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए, फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर दिए, तब ऑडिटर को बनाए कि बुलाए कि आप चेक करके बताओ इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, एरर तो नहीं है। अगर एरर या फ्रॉड होगा भी तो वो तो कमिट हो गया। ऑडिटर क्या कर रहा है जी बच्चे, बस फाइंड कर रहा है कि हाँ जी यहां गलती हुई थी, मतलब पोस्टमार्टम है। गलती होने से पहले ही रुक जाए, इस तरह का तो ऑडिटर काम नहीं करता है बच्चे। तो ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। आप गलती हो गया, चोरी हो गई, फ्रॉड हो गया, उसके बाद आप ऑडिटर को बुला रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है जी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई सर्टेन आइटम्स दैट लाइक स्टॉक इन ट्रेड। अब जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते होंगे बच्चे, तो आप लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में लिखते हैं करेंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखा हुआ है मान लीजिए 500 करोड़, बड़ी बड़ी कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 500 करोड़ का सही में क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, इसके लिए ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, फिजिकली वेरीफाई करता है। आपको क्या लगता है बच्चे, जिस कंपनी का पूरे इंडिया में ब्रांचेस है, ऑडिटर के लिए कम समय में ये पॉसिबल है कि वो फिजिकली एक ही ब्रांच है और उसके पास 150 करोड़ के स्टॉक पड़े हैं, उस स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करना, उसका मार्केट वैल्यू जेन्युइनली पता करना कि सही में उसकी उतनी वैल्यू है कि नहीं, ये ऑडिटर के लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप ऑफ टास्क है। इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत सारे एसेट्स का पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी बच्चे। तो ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है ऑडिट का। नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ ऑडिट डिपेंड्स अपॉन द सिंसियरिटी विच द ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड इन हिज ड्यूटीज। ऑडिटर ने कितनी सिंसियरिटी के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ ऑडिट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी पे ऑडिट का सक्सेस डिपेंड करेगा। आज के कंटेक्स्ट में क्या है जी, ऑडिटर ने भी अगर केयरलेसली काम कर लिया कि जैसे तैसे कर लो, अपना फी बनाना मेरा इंटेंशन है बस, तो क्या उस कंडीशन में ट्रू सेंस में हम लोग फ्रॉड और एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे जी बच्चे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया जी, ऑडिट के लिमिटेशंस। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। फिर भी जितने भी हम लोगों ने लिमिटेशंस पढ़े, लगभग लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि इस लिमिटेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ऑडिट के बेनिफिट्स ही बहुत ज्यादा हैं। यही रीजन है कि कंपनीज एक्ट में और वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में भी ऑडिट को कंपलसरी कुछ कुछ केसेस में कर दिया गया है। ठीक है जी बच्चे। तो हम लोग यही ध्यान देंगे कि देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसको बोलते हैं? आप हमें कहेंगे सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों तो एक ही चीज है। ऑडिट में भी हम फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं कि सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन में भी हम कोई चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सही तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं। दोनों तो एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं बच्चे। ऑडिटिंग जहां लगभग आप एक तरह से समझे, जहां ऑडिट खत्म होता है वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है।
इसी क्वेश्चन को आपसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वेयर ऑडिटिंग एंड्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चे। ऑडिट के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। रियल सेंस में देखेंगे तो ऑडिट का मतलब क्या हुआ, हम पूरे ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वेरिफिकेशन किए कि सही तरीके से बना है कि नहीं, और ऑडिटर ने उसके हिसाब से उस पर ओपिनियन दिया, अपना विचार प्रकट किया कि भाई मेरे हिसाब से ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बना है। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है जी बच्चे, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना, पता करना, ठीक है, जड़ तक जाना। और इन्वेस्टिगेशन में पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, हो सकता है सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम का इन्वेस्टिगेशन हो जाए। हमें लगा कि सिर्फ कैश में गलती है, कैश में फ्रॉड है, तो पिछले 5 साल का कैश का सिर्फ ट्रांजैक्शन का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड होता है, उसका स्कोप जो है वो फिक्स्ड होता है। और ऑडिट का स्कोप क्या है जी बच्चे, ओवरऑल होता है। दूसरी बात, ऑडिट नॉर्मली 1 साल के लिए किया जाता है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो पिछले 5 साल 10 साल का भी हो सकता है। ऑडिट बहुत कम समय तक चलता है, इन्वेस्टिगेशन करने में 3-4 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, तो इन्वेस्टिगेशन मींस डीप एनालिसिस, पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कंडक्टेड विथ ए स्पेसिफिक पर्पस। मैंने कहा जी बच्चे, कोई स्पेसिफिक पर्पस से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इट मे ऑकर एन इंक्वायरी रिलेटिंग टू अर्निंग कैपेसिटी। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी बिक रही है, मैंने सोचा कि उस कंपनी को परचेज कर लें, तो सबसे पहले तो हम ये जानने को इच्छुक रहेंगे कि उस कंपनी का फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी अच्छा रहेगा कि नहीं। हमने खरीद लिया, पता चला कि कंपनी अच्छी चलेगी ही नहीं, तो उसके लिए हम उसका एनालिसिस करवाएंगे, पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि ये कंपनी खरीदना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का कैसा है, फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन, कोई कैश में या कोई चीज में अगर फ्रॉड हुआ है तो सिर्फ उसी का इन्वेस्टिगेशन कभी भी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड होता है, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नॉर्मली नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टारगेट का इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है जी। द वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इज गिवन एज अंडर। देखेंगे ऑडिट, the main purpose of auditing is to see whether the balance sheet shows a true and fair view of statement of affairs of the business and the profit and loss account shows true and fair view of operating results of the year. ऑडिट का हमारा मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी बच्चे, कि आपके कंपनी का बैलेंस शीट ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, आपके फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एसेट्स और लायबिलिटी सही और उचित रिजल्ट शो कर रहे हैं कि नहीं, पोजीशन शो कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो सही है कि नहीं। तो पूरे के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक तरह से देखिए तो हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑडिट के केस में। ठीक है जी बच्चे। बट व्हाट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं बच्चे, इन्वेस्टिगेशन हैव सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर पर्पस या ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। क्या पर्पस हो सकता है बच्चे, लाइक फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, extent of suspected fraud and misappropriations, matter concerning purchase of business, ऑलरेडी मैंने बोला। एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है जी। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज यूजुअली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, ऑलरेडी मैंने कह दिया ऑडिट नॉर्मली 1 साल के पीरियड का होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक चल सकता है, 2 साल 4 साल 5 साल, पिछले 10 साल के सारे कैश ट्रांजैक्शंस का, बैंक ट्रांजैक्शन का इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का कोई समय अवधि फिक्स नहीं होता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर द कंपनीज एक्ट। जितनी भी कंपनियां हैं उनको एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन फुलफिल होगा तो ही सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपनीज के लिए इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है, या गवर्नमेंट जिसको ऑर्डर देगी उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता है। रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, लेकिन ऑडिट एक रेगुलर एक्टिविटी है। एवरी ईयर यू विल हैव टू गो थ्रू द फेज ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अकाउंट्स मे और मे नॉट बी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी का मतलब कंपलसरी, मैंडेटरी। तो ऑडिट कराना कंपलसरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कराना कंपलसरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जब तक मुझे शक नहीं हो 100% कि पक्का कहीं फ्रॉड एरर हुआ है, तब तक नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है।
आप कितना भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बनाए होंगे, हर साल आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब डाउट होगा कि आपने सही तरीके से काम नहीं किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑडिट इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय प्रोपराइटर्स ओनली। नॉर्मली ऑडिट कौन कराते हैं? जो कंपनी के मालिक होते हैं वो लोग ऑडिटिंग कराते हैं। ठीक है जी। जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कीजिए। ठीक है जी बच्चे। प्राइवेट कंपनी में भी होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट ही है। तो ओनर जो है, कंपनी के मालिक जो है, वो खुद से ऑडिटर को कोशिश करते हैं कि मैं अपॉइंट करूं कि आप हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर दीजिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के केस में, इन्वेस्टिगेशन में बी नॉर्मली कैरीड आउट ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स हु आइदर वांट टू परचेज द बिजनेस और टू बिकम पार्टनर और टू एडवांस लोन्स। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है जी बच्चे? मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ABC आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप, और ABC तीनों ने डी को कहा कि मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में आ जाएं। डी ने कहा बिल्कुल आ जाएंगे। ABC ने कहा कि हम लोगों का पार्टनरशिप फर्म का गुडविल है 50 लाख, उसमें आप अपना से 1/4 शेयर के लिए 12.5 लाख रुपया मुझे दीजिए। आपने पढ़ा होगा बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर गुडविल के नाम पे पैसा लाता है बच्चे। अब डी ने कहा कि भैया आप कैसे ऐसे बोल सकते हो कि आपका बिजनेस का गुडविल का वैल्यू 50 लाख है। ABC ने कहा नहीं, मुझे लगा कि 50 लाख है, नहीं हम लोग जानते हैं 50 लाख है, आप उसी बेसिस पे प्रीमियम दीजिए गुडविल का। डी को डाउट हो सकता है कि नहीं? डी ने कहा नहीं 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 नहीं, एक इंडिपेंडेंट आदमी से, मैं एक एक्सपर्ट आदमी से वैल्यूएशन कराऊंगा कि आपके बिजनेस का गुडविल का कितना वैल्यू है, और उसके बेसिस पे मैं पेमेंट दूंगा जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ जी बच्चे? कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है पार्टनरशिप फॉर्म में, या कोई आउटसाइडर आदमी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग कैपेसिटी, पेमेंट कैपेसिटी चेक करना चाहता है। आप बैंक से, हम लोग लोन लेने के लिए गए, बैंक वाले ने कहा नहीं, पहले हम आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी मैं चेक करूंगा कि आप मेरा लोन रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल है भी कि नहीं। ऐसे ही मैं भैया आपको हवा में लोन नहीं दूंगा। उस कंडीशन में बैंक वाले भी क्या कर सकते हैं? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपनी का ओनर भी कर सकता है अपने पर्पस के लिए, कि भाई कंपनी एक्ट का रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करना है, तो मैंने एक ऑडिटर को कहा कि मेरे बुक्स का ऑडिट कर दीजिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली बाहरी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। इन द ऑर्डिनरी सेंस, इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन तो ऑडिटिंग के बाद होता है। ठीक है जी बच्चे। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर से अब ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर मुझे डाउट हो रहा है कि यहां पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है, झोला है, उस कंडीशन में, उस झोल में हमको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हो सकता है कि ऑडिट किया हो किसी सीए ने, ऑडिटेड स्टेटमेंट हो आपका, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो इवन आफ्टर ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन मे बी कैरीड ऑन। ठीक है बच्चा। In case of auditing, the auditor is concerned only with prima facie evidence. Prima facie, प्रथम दृष्टया, at first instance। समझो बच्चे, ऑडिट में क्या हो सकता है जी बच्चे? ऑडिटर जो है वो एट फर्स्ट इंस्टेंस हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ देखता है। अगर उसको सपोर्टिंग वाउचर, बिल वगैरह मिल जाता है तो वो उससे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है जी बच्चे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? सपोर्टिंग बिल भी है तो कहीं वो बिल तो फेक नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो उस बिल का भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर उसको लगता है कि सब बिल ठीक ठाक है तो वो आगे बढ़ जाता है, जब तक कि उसको भी बहुत विशेष शक ना हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हर चीज की डीप एनालिसिस की जाती है। ठीक है जी बच्चे। तो आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑडिट का ही और बड़ा रूप है, डीप एनालिसिस है। ठीक है जी। ऑडिट ऑफ कंपनीज कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। एक जो प्रैक्टिसिंग सीए हैं सिर्फ वही कंडक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का ऑडिट का काम कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटर होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की आवश्यकता है। ठीक है जी। अगर आपके जिन्होंने आपको अपॉइंट किया उनको लगता है कि आप अपने काम पे एक्सपर्ट है तो आपको भी इन्वेस्टिगेटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर है? उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सीए क्वालिफाइड ही होना चाहिए। ठीक है जी बच्चे। इजी क्वेश्चंस हैं तो फटाफट से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया जी। आगे देखते हैं बच्चे।
एक्सप्लेन द बेसिक क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। क्वालिफिकेशन बोले तो क्वालिटीज लिख लेंगे वहां पे आप, इसलिए लिखने बोल रहे हैं बच्चे कि इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक अच्छे ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि इसमें कंफ्यूजन है। बिल्कुल बच्चे, क्या कंफ्यूजन हो सकता है? कंपनीज एक्ट में जब हम लोग क्वालिटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपसे, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 10th पास होने चाहिए कि ग्रेजुएशन होने चाहिए कि क्या? तो कंपनीज एक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी क्वेश्चन में अगर वो लिखते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, उस कंडीशन में ये आंसर नहीं होगा। वो वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहां इन्होंने बोला कि जनरल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक ऑडिटर जो है वो बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, घूस लेने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब क्वालिटी, जनरल क्वालिटीज हम लोगों को इस टॉपिक में ऑडिटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी बच्चे। और वो जो है वो स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशंस है। स्टैट्यूटरी का मतलब जो लॉ के द्वारा दिए गए क्वालिटीज हैं, जो कंपनी लॉ ने क्वालिटीज बताए हैं, वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो वहां कंपनी लॉ या स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बोले तो लीगल, वैधानिक लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो जनरल क्या क्या क्वालिटीज हैं एक ऑडिटर के, फटाफट से हम लोग चेक करते हैं जी बच्चे। ओनली अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। ये तो क्लियर है, ऑब्वियस ही बात है। किसी भी प्रकार का ऑडिटर बनने के लिए नॉर्मली कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा। ही मस्ट हैव एडिक्वेट स्किल एंड क्वालिटीज टू कंडक्ट हिज वर्क एफिशिएंटली। Above all, he should be a man of integrity and character. ठीक है जी बच्चे। एक अच्छा आदमी होना चाहिए, ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आदमी होना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा? ऑडिट कर पाएगा। वो जो कंपनी है जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है, वो किसी भी कंडीशन में उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आश्रित नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तभी तो वो अपना व्यू जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रखेगा, कि बिना किसी भेदभाव के रखेगा, बिना किसी डिपेंडेंसी के रखेगा। ठीक है जी। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नंबर 1, द ऑडिटर मस्ट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ऑब्वियसली जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ही ऑडिट करने जा रहे हैं तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। अब मुझे जर्नल एंट्री नहीं आता है और उनके अकाउंटेंट ने एंट्री जर्नल पास करके रखा है, क्या मैं अच्छे तरीके से ऑडिट कर पाऊंगा बच्चे? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो अकाउंट्स के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस हैं, वो सारे के सारे ऑडिटर को पता होने चाहिए। ठीक है जी। He must have to be tactful because certain transactions are inadequate information may be available. He has to extract such information tactfully from his clients. May not be available, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे बच्चे इसको। He has to be tactful because for certain transactions or inadequate information may be available, as he has to extract such information tactfully from his clients. ध्यान देंगे बच्चे, टैक्टफुल का मतलब होता है विनम्र होना। ऑडिटर को अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो ऑडिटर के पास ये अधिकार है कंपनी एक्ट के तहत कि वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है अपने क्लाइंट से, उनके स्टाफ से, इंप्लॉइज से, अकाउंटेंट से। अब अगर हम इंप्लॉइज या स्टाफ से जाके और बोलेंगे ये वाला चीज बताओ जी, तो सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। ठीक है जी बच्चे। कहने का मतलब ऑडिटर को दिमाग लगा के अपना काम निकलवाना है। जो एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए विनम्रता पूर्वक लेकिन एक्सपर्ट दिमाग से, क्लेवरली उसको क्या करना है? वो सारे एक्सप्लेनेशन अपने क्लाइंट से, उनके स्टाफ से गैदर करना है। तो ऑडिटर उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है जी बच्चे। He must have thorough knowledge of audit case laws as per the various cases conducted by the court in and outside India. These decisions are helpful in conducting audit and determining the scope of power and his rights and duties. ध्यान देंगे बच्चे, ऑडिट केस लॉ का मतलब क्या होता है? बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन अराइज होता है बच्चे कि कुछ ऑडिटर ने कोई काम किया, कोई बुक, किसी क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया,
क्लाइंट अनसेटिस्फाइड हो गया या कोई थर्ड पार्टी अनसेटिस्फाइड हो गया, उसने केस कर दिया, ऑडिटर को भी कोर्ट में बुलाया गया, ऑडिटर ने उस कंडीशन में कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि भैया मैंने इस ग्राउंड पे इस सिचुएशन में ये इस तरीके से अपना ओपिनियन रखा था। ठीक है जी, कोर्ट ने उस स्पेशल केस में क्या डिसीजन दिया था। एक नॉर्मल ऑडिटर को जो भी इसके पहले के ऑडिट से रिलेटेड केसेस वगैरह हुए होंगे उसके मैटर की भी जानकारी होनी चाहिए। उससे उसको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, उससे उस कंडीशन में उसको पता चलता है कि इस तरह का सिचुएशन अगर हमारे साथ होगा तो कौन सा काम हम करेंगे कि कोर्ट भी मुझे समर्थन देगा, इस तरह के सिचुएशन में कोर्ट ने अपना क्या निर्णय दिया था, ये पता रहेगा तो उस सिचुएशन में ऑडिटर भी उसी हिसाब से पॉजिटिवली काम कर सकेंगे। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है बच्चे? इसीलिए ऑडिटर को क्या होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। इसीलिए ऑडिटर को रेफरेंसेस जो केस स्टडीज से रिलेटेड है, ऑडिट केस लॉ से रिलेटेड है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। He should have adequate knowledge of financial management, industrial administration, business organization management का, कॉमर्स का, इंडस्ट्री का, इन सारे चीज़ों का उसके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार का काम, हर प्रकार के चैलेंजेस उसे उसके सामने फेस करने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, ये सब नॉर्मल पॉइंट्स हैं। एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए। पैसा खा के और बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत बना हुआ है फिर भी उसमें सिग्नेचर कर दिए गलत। He must not certify what he does not believe to be true, and he must take reasonable care and skill before he believes what he certifies is true. लॉर्ड जस्टिस लिंडले, ये केस लॉ है बच्चे, जिसमें कि जज साहब जो थे, जस्टिस लिंडले साहब, उन्होंने कहा था आपको जो लगता है कि गलत है आप उसको बिल्कुल सर्टिफाई मत कीजिए, और सर्टिफाई करने के पहले बिल्कुल चेक कर लीजिए कि आपने सही चीज सर्टिफाई किया है कि नहीं। आप अपनी ऑनेस्टी बना के रखेंगे। ऑब्वियसली ये ऑडिटर की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, while discharging his duties he must be impartially and not influenced by others directly or indirectly. impartial होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारे ही कास्ट के लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गलती भी हुआ तो भाई हमारे ही बिरादरी के हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, फलाना वाला तो मेरा कास्ट का नहीं है, रुको 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 तुमको बताते हैं। चाहे वो आपके कास्ट के हों या ना हो, चाहे वो आपके रिलीजन के हों या ना हो, आप इम्पार्शियल रहे, अनबायस्ड रहे, बिना किसी भेदभाव के, ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको अपनी ओपिनियन देनी है। दैट मस्ट बी द क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है जी। He should be able to understand the technical details of business whose accounts he is going to audit. For this purpose, he may make certain inquiries from the client as well as visit the place of work of his client. इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं बच्चे, सारे कंपनियों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी है, चाहे वो दवा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर वाली कंपनी हो। अब समझेंगे दवा बनाने वाली कंपनी तो अजीब अजीब तरह का, हम लोग कॉमर्स वाले हम लोगों को क्या पता। तो आप किस प्रकार की कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उसका अगर कोई टेक्निकल वर्ड है, उसका प्रोसेस का कुछ टेक्निकलिटी है, तो ऑडिटर को उन सारे चीजों के बारे में भी एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्लाइंट से पूछ सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए जाएं। ठीक है जी बच्चे, क्योंकि जितनी भी कंपनी, हर कंपनी का अपना अपना तरह का काम है। अब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, एयरटेल, वो स्पेक्ट्रम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे वो तो अपने को समझ में नहीं आएगा जी। मेडिसिन वाले कंपनी अलग अलग चीज लिखेंगे, केमिकल वाले H2O CO4 पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। तो हमें क्या होना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन, कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से चेक कर सकें। ठीक है जी। ही मस्ट हैव अप टू डेट नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट एंड लॉज। जो भी मर्केंटाइल लॉ बोले तो कॉमर्शियल लॉ हैं, उनके बारे में आपको, क्योंकि कंपनी ने लॉ का पालन किया या नहीं किया, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का पालन किया कि नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन का पालन किया कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें ऑडिटर को पता होनी चाहिए। He must have thorough knowledge of principles of economics, economic legislations, because these affect the business. Economic legislation का मतलब आपके अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड, PF एक्ट, बोनस एक्ट, ESI एक्ट। आपकी कंपनी के लिए गवर्नमेंट का कोई अगर इकोनॉमिक लॉ एप्लीकेबल है तो आपको भी उस लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आप चेक करें कि वो लॉ के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है कि नहीं, अपने एम्प्लॉइज का कंपनी ने PF का पैसा काटा है कि नहीं, सही समय पे जमा किया है कि नहीं। ये सारी चीज ऑडिटर को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 फटाफट से पढ़ेंगे, मैं वेट कर रहा हूं आपका बच्चे। पॉइंट नंबर 10 हो गया जी। 11,
His decision must not be affected when his own interest clash with his duty towards his client. In such a situation, he shall be bold enough to discharge his duties honestly and faithfully. It will enhance his reputation in future. आप अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट, टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्लियर? कंपनी के लिए जो बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए जो उचित है, ऑनेस्टली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम परफॉर्म करे। इससे फ्यूचर में भी उसका जो मार्केट में गुडविल है, उसका जो रेपुटेशन है, वो और अच्छा बनेगा। ठीक है बच्चा? If the circumstances of a suspicion arise, it is the duty to probe them to the bottom. This is the case when he comes to his duty. ध्यान देंगे बच्चे, अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में उसे फ्रॉड या एरर के चांसेस लगते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके तह तक जाए, उसके बॉटम तक जाए। ये उसकी अटमोस्ट ड्यूटी है। ही मस्ट नॉट बी केयरलेस, वो बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहिए इन रिगार्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। From time to time, he should seek clarifications on the matters which he is not able to understand from his information provided to him. Obviously, अगर समय समय पे उसे लगता है कि कोई जो इंफॉर्मेशन उसे दिया गया है उसका और डिटेल की आवश्यकता है, उसको वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, he must ask for explanation in this regard from the client or from the officers of the client or from the employees of the client. मतलब जो कंपनी के स्टाफ है उनसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, एक्सप्लेनेशन मांगे। ठीक है जी? बाकी के पॉइंट जो है वो बड़ा सिंपल है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसका अपना मोरल एथिक्स होना चाहिए, अपने मोरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सामने वाले की बात भी सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जबरदस्ती का आर्गुमेंट ना करें। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, फटाफट से पढ़ लेंगे जी बच्चे। जल्दी से पढ़ेंगे बच्चा, आगे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ के तब आगे बढ़ेंगे आप। ये आपके अपने मोरल ग्राउंड पे डिपेंड करता है, जस्ट लाइक द ऑडिटर। सारे लाइन को पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मान के चलिए तो हर 1 से 2 टर्म के बाद ये पूछते ही पूछते हैं। अगर पिछले साल नहीं पूछे होंगे तो इस साल पूछने के चांसेस 60%, अगर उसके पिछले साल भी नहीं पूछे होंगे तो इस साल पूछने के चांसेस मोर देन 90%। ठीक है जी? सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर का काम क्या है जी बच्चे? वॉच करना, सजा देना उसका काम नहीं है। अगर गलती फाइंड आउट हो गया तो ऑडिटर का काम केयरफुल रहना, विजिलेंट रहना कि कोई गलती तो नहीं है, कोई फ्रॉड एरर तो नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उस तरीके से देखना। लेकिन ऑडिटर का काम ये नहीं है कि गलती पकड़ में आ गया तो तुरंत सजा दे देना है। ठीक है जी बच्चे? कहने का मतलब जैसे एक होता है केयर टेकर वाला कुत्ता, उसका काम केयर करना है। ब्लड हाउंड का मतलब गलती हुई, थोड़ा सा भी अगर कोई अनजान आदमी को घर में देखे कि अरे कुछ गड़बड़ कर रहा है, तुरंत उसको काट दिए, ऐसा ऑडिटर का काम नहीं है। समझ में आ रही बात जी? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को ऑडिटर के किसके बारे में, ड्यूटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना है कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। और ये ऑडिटर इज अ वॉच डॉग और ब्लड हाउंड जो है, एक बड़े फेमस केस में जस्टिस साहब ने, जज साहब ने कहा था, पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग। Auditor is a watchdog, not a bloodhound. In the famous case of Kingston Cotton Mills and Company, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बड़ा फेमस केस लो है बच्चे, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का। The above reference was made by the learned जज लॉप्से एल। लॉप्से एल साहब जो है, उन्होंने कहा था कि ऑडिटर का काम जो है वो चेक करना, वेरीफाई करना, उसकी अगर गलती पकड़ में आ जाए तो उसकी खुद से सजा देना उनकी काम नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। An auditor is not bound to be detective or to approach his work with suspicion or with foregone conclusion that there is something wrong. ऑडिटर शुरुआत से ही डिटेक्टिव की तरह काम नहीं करेगा। उसका काम ये नहीं है कि शुरू से ही सस्पिशन ही देखना, जबरदस्ती की नहीं, इसमें कंफर्म बुक्स ऑफ अकाउंट में तो गलती होगा ही होगा, इसी मोटिव से आप बुक्स ऑफ अकाउंट सर्च करें, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है जी बच्चे, आपका काम है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा अगर आपको सिचुएशन अराइज होता है देन आप गलती फाइंड आउट करें। एक गलती वाले मेंटालिटी से ही ऑडिट करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। He is a watchdog but not a bloodhound. He is justified in believing tried servants of the company and is entitled to rely upon their representation provided he takes reasonable care. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑडिटर जो है वो सबको शक के निगाह से ही देखेगा। अकाउंटेंट आए उसको जरूर इसने कहीं फ्रॉड किया होगा इसी अप्रोच से हम देखें, नहीं। जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, बहुत लंबे समय से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑडिटर जो है वो उन पे भरोसा कर सकता है। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है? हाँ, लेकिन इसके पीछे वो एक नॉर्मल एक एक्सपर्ट आदमी की तरह एक रीजनेबल केयर भी रखे। ऐसा नहीं कि इसके अच्छा आप पिछले 20 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं तो आंख बंद करके आप पे भरोसा कर लिए, ऐसा नहीं। ठीक है जी बच्चे, द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द जजमेंट। अब जो जजमेंट दिया था जज साहब ने उसके बारे में हम लोग क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पार्ट, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। ऑडिटर क्या है जी? वॉच डॉग है। कैसे? द ऑडिटर मस्ट टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। द वॉच डॉग इज केप्ट बाय द ओनर्स टू रिमेन अलर्ट एंड इन्फॉर्म द ओनर्स व्हेनेवर एनी सस्पिशन अराइजेस। नॉर्मल कुत्ता जो है वो क्या करता है जी बच्चे? जैसे ही उसको कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है वो भौंकने लगता है, मतलब वो अपने मालिक को इन्फॉर्म करना चाहता है कि देयर इज सम सस्पिशन। ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे तो तब तक वो कुछ ना कहे जब तक कि सस्पिशन अराइज नहीं हो रहा है। और हर चीज को सस्पिशियस नजर से देखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सस्पिशन अराइज होता है तो उसका डीप एनालिसिस करना और उसके बारे में जो ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, एक्सपर्ट है, टॉप लेवल मैनेजरियल पर्सन है, जो कंसर्न्ड पर्संस हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन देना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी बच्चे, जस्ट लाइक अ केयर टेकर। Same is the position of the auditor. He should make every effort to detect error and fraud so that he can protect the interest of his client. अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट की रक्षा करना, सेव करना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Auditor is not a bloodhound. Duty of the auditor is not that of a bloodhound. He is fully justified in believing tried servants of the company and is entitled to rely upon their representation provided he takes reasonable care. Repeated line है बच्चे, जो कंपनी में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनको आप हर समय सस्पिशियस नजर से नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल उन पे भरोसा कर सकते हैं जब तक कि आपको एक्चुअल में सस्पिशन से रिलेटेड कोई मैटर अराइज ना हो। नॉर्मल कंडीशन में यू आर फ्री टू रिलाई अपॉन देम, आप उन पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। ठीक है जी। It is not the part of his duty to harm those who have been found guilty or are found responsible for negligence or misappropriation. अगर गलती से कोई गलती फाइंड आउट हो जाता है, एरर, फ्रॉड, तो उस कंडीशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे उनको सजा देने की भी नहीं है कि कुत्ता घर में रखा हुआ है और कोई चोरी करते पकड़ा गया तो कुत्ता भूखने की जगह से कुत्ता ने उसको काट खाया, ये गलत बात। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट इन्फॉर्म करने की है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत सजा देने की नहीं है। ठीक है जी। ही शैल नॉट हार्म द पर्सन whose work he is to certify. The auditor must be systematic, sincere, honest. पुरानी लाइनें हैं बच्चे। The detection of error and fraud is an important part of auditor's duty. Not only the detection of such error and fraud, but also their prevention should be ensured in future. सिर्फ गलती फाइंड आउट करना नहीं, जो ओनर है उनको बताना, मैनेजमेंट को बताना कि आप किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें कि भविष्य में भी एरर के, फ्रॉड के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है जी, ये भी ऑडिटर के इस रिगार्ड में भी एडवाइस देना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बच्चा, इस रिगार्ड में ऑडिटर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी बच्चे? तो नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। सब रिपीटेड पॉइंट है बच्चे, एरर, फ्रॉड डिटेक्ट करना, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड की भविष्य में ना हो सके इसके लिए फटाफट से ये दोनों पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चे आप। बिल्कुल रिपीटेड पॉइंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर, जर्नल, कैश बुक, वाउचर ऐसे तरीके से चेक करना कि उसमें कोई एरर, फ्रॉड ना हो, या अगर होता है तो भविष्य में उसको दूर करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, इसका एडवाइस करना मैनेजमेंट को, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फटाफट से पढ़ लेंगे बच्चे।
भविष्य में कोई एरर या फ्रॉड होने के चांसेस मिनिमाइज हो सके, इसके लिए ऑडिटर किस प्रकार का सजेशन दे सकता है? ध्यान देंगे, द सजेशंस कैन बी चेंजेस इन अकाउंटिंग सिस्टम, आप अपने अकाउंट्स के सिस्टम को चेंज कर दीजिए, इससे कैश बेसिस पे नहीं रखिए, कोशिश कीजिए कि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करें, बैंक में पैसा रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट करें। इंप्रूवमेंट इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश बैलेंस नहीं रखेंगे, बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। मेरे अगर 10 ब्रांचेस हैं तो हमने अपने स्टाफ को बोला है कि सेम डे जो भी कैश कलेक्ट हो उसको आप बैंक में डिपॉजिट कीजिए। ये एक तरीका हो सकता है फ्रॉड को मिनिमाइज करने का, बैंक में जाएगा तो फिर फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है जी बच्चे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड दैट while conducting an audit, the auditor shall keep in mind that there is every possibility of existence of fraud or irregularity in the accounts. The auditor's report may not fully disclose the above unless he is careful about these items at the time of audit. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो ऑडिट की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने क्या कहा कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करें, ऑडिट करें, वेरीफाई करें, तो इस तरीके से वेरीफाई करना है कि आपको लगे कि यहां पे बिल्कुल अगर फ्रॉड के चांसेस होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है जी बच्चे। तो सिंपल सी बात है, जहां पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वाउचर नहीं होगा, बिल नहीं होगा, वहां पे हमें क्या होना पड़ेगा जी बच्चे? टैक्टफुल होना पड़ेगा। वहां पे क्लेवरली हमें अपने स्टाफ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। ठीक है जी। By signing the auditor's report, auditor does not guarantee that no fraud exists. Obvious सी बात है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे। ऑडिटर ने किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को साइन करके दे दिया कि मेरे ओपिनियन में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू और फेयर है, इसका मतलब ये बिल्कुल ना माना जाए कि उसमें कोई गलती नहीं है या उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। इसीलिए ऑडिटर रिपोर्ट को सर्टिफाई नहीं किया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है। सर्टिफिकेट का मतलब जो 100% करेक्ट हो। तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में ओपिनियन देता है, विचार, कि मुझे जितने इंफॉर्मेशन दिए गए उसके हिसाब से ये सही है, हो सकता है कि अभी भी इसमें गलतियां हो। तो इसीलिए ऑडिटर के रिपोर्ट को 100% सही नहीं माना जाता है। समझ में आ रही बात जी बच्चे? If he has conducted audit with due care and skill as per professional standard expected from him, the auditor cannot be held responsible for not detecting a fraud. एक नॉर्मल आदमी, एक बुद्धिमान आदमी जैसे एक सही तरीके से केयरफुली काम करेगा, अगर ऑडिटर ने वो काम किया, ठीक है जी बच्चे, और फिर भी भविष्य में गलती निकल के आ गया, उसके लिए ऑडिटर को क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। ऑडिटर को प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे जो इंफॉर्मेशन दिया गया उस हिसाब से मुझे ये उचित लगा। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ऑडिटर ने केयरलेसली काम किया है, देन ऑब्वियसली ऑडिटर विल आल्सो बी हेल्ड गिल्टी, उसे भी दंडित किया जा सकता है। सब आगे के चैप्टर में, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। द ऑडिटर शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। ऑडिटर को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? He shall assess the internal control system in force and verify its working। एक चैप्टर ही पढ़ना है बच्चे। कंपनी का अंदर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है? जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे बच्चे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अगर एक ही आदमी रखे हैं, उसी मिठाई का दुकान है जी हमारा, जैसे एग्जांपल हमारा एक छोटा सा मिठाई का दुकान है, उसमें हमने स्टाफ रखे हैं। एक स्टाफ है, उसी स्टाफ का काम है कस्टमर से पैसा भी लेना, उसकी एंट्री भी करना, मिठाई भी उसको डिलीवर करना, और पीछे मेरा छोटा सा गोडाउन है, वहां से मिठाई लेके आना भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ही आदमी अगर सारा काम करेगा तो फ्रॉड के चांसेस बहुत हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? मिठाई बिका 10, बताए 6, 4 का पैसा रख लिए, या बताए 3, एक खा भी लिए और बाकी 3 का पैसा रख लिए। ठीक है जी। लेकिन अगर एक स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ कैश का जिम्मा संभालेंगे, एक स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कस्टमर से ऑर्डर लेंगे और टोकन बना के देंगे, जिनके पास टोकन देंगे उस दूसरे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टोकन के बेसिस पे आप मिठाई डिलीवर करेंगे, जो हल्दीराम वगैरह में होता है, बीकानेर स्वीट्स, हरीलाल, 2-3 जगह में बांटा रहता है। सबके पास उससे रिकॉर्ड, उसने कितना मिठाई दिया, इसने कितना कैश कलेक्ट किया, सामने वाले के पास कितना ऑर्डर आया, सबके पास अपना अपना बिल डॉक्यूमेंट रहता है। वहां पे फ्रॉड के चांसेस क्या है बच्चे? कम है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही फ्रॉड और एरर के चांसेस जो हैं वो क्या होंगे बच्चे? कम होंगे। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ये ऑडिटर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करने का।
ही शैल बी इंश्योर्ड दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मेथड्स हैं, अकाउंट्स के जो सिस्टम्स हैं, उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए कि नहीं, कंपनी है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इनकम टैक्स एक्ट का अगर रूल अप्लाई किए हुए हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है कि नहीं, ये सब चेक करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। It shall be examined whether policies of management have been followed while recording the accounting transaction. मैनेजमेंट का जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है कि नहीं। मैनेजमेंट के क्या क्या पॉलिसीज हैं, ऑडिटर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें सारा चीज डिटेल में लिखा रहता है। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बना है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सही और उचित, ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं, ये सारी बेसिक चीजें हैं बच्चे। क्लियर है? चलिए लास्ट, whether an auditor is responsible for the non detection of errors and fraud will depend upon the following factors। किसी ऑडिटर को फ्रॉड और एरर वो डिटेक्ट करने में सफल रहा या नहीं रहा, उसकी गलती रही या नहीं, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कैसे मानेंगे कि ऑडिटर की गलती थी कि नहीं। नंबर 1, इफ ही हैज फुलफिल्ड हिज ड्यूटी एज पर द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशन। एक नॉर्मल ऑडिटर एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन के हिसाब से कैसे काम करेगा, अगर ऑडिटर ने भी उसी हिसाब से काम किया है तो क्या हम उसकी गलती ठहरा सकते हैं बच्चे? बिल्कुल नहीं। He has used a reasonable degree of skill, care and intelligence। एक नॉर्मल आदमी जैसे अपनी बुद्धिमानी यूज करेगा, स्किल यूज करेगा, उसके हिसाब से अगर उसने काम किया है तो भी आप बाद में अगर कोई एरर होता है तो उसके लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। He has taken into consideration all such materials which can lead to a suspicion about some error or fraud। जहां जहां उसे लगा कि यहां पे सस्पिशन अराइज हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंटेशन उसने उसका सर्च किया। एक नॉर्मल आदमी को जहां जहां फ्रॉड दिखाई दे सकता था उसने भी वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास किया। ठीक है जी। He has believed a substantial accuracy in the statement of accounts। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया उसने उस पर भरोसा किया, उसके डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा किया, तब प्रोसीड किया। उसके बावजूद भी अगर गलती फाइंड आउट हो जाती है तो नॉर्मली ऑडिटर को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। क्लियर है जी बच्चे? बस इतना ही। ठीक है जी। अगली क्लास में ये पहला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ही बाकी होंगे और यस अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन है बच्चे। अगले क्लास में ये दोनों क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा। चैप्टर नंबर 2 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। किसी चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 4, किसी में 3। उस हिसाब से फटाफट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।